बजट आने के बाद से वजारत ख़जाना ख़ासतौर पर और हुकूमत इस वक्त तनकीद की जद में है। तनकीद हो रही है कि रिफॉर्म्स का वादा किया गया था मगर रिफॉर्म्स बजट में किए नहीं गए हैं। जो पहले से टैक्स देते हैं उन पर टैक्स ना बढ़ाने का वादा किया गया था, जो नहीं देते हैं उनसे टैक्स मजीद इकट्ठा करने का वादा किया गया था, मगर जो टैक्स दे रहे हैं यानी कि सैलरीड क्लास उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। मगर वादा ज़रूर किया गया है जो टैक्स नहीं देते, जो नॉन फाइलर हैं उन्हें फाइलर बनाया जाएगा, उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा। मगर क्या ये हो पाएगा? FBR को डिजिटाइज करने की बात हो रही है मैकेंजी के ज़रिए, उसका बार बार हुकूमत कह रही है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मगर क्या ये वाकई हो पाएगा? टैक्स टू GDP 13% तक जा पाएगा? अग्रेसिव टारगेट रखा गया है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। माहिर मईशत अकबर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। और अमार हबीब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर मईशत हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं बजट से, आपने लिखा कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, मगर हुकूमत का ये दावा है कि जी आप ये कह रहे हैं कि जो पहले से टैक्स देते हैं उन पर लगा दिया, टैक्स बेस नहीं बढ़ाया, मगर हम इस वक्त FBR को डिजिटाइज कर रहे हैं। अब ये जो नॉन फाइलर हैं जो आमतौर पर विदहोल्डिंग टैक्स दे देते हैं उसको क्लेम नहीं करते, तो ये एक रेवेन्यू का जरिया बन गया, हालांकि उनको फाइलर बनाना था। अब ये देखा जाएगा कि कौन कौन नॉन फाइलर है जो क्लेम नहीं कर रहा, उनसे बात की जाएगी, उनके ट्रेवल हिस्ट्री देखी जाएगी, उनके अकाउंट्स देखे जाएंगे, उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा, टैक्स बेस बढ़ाया जाएगा, यही होगा। देखिए, ये सारी बातें हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं, ये करें, लेकिन जो मैंने बात की है दो तीन बातें हैं। एक बात तो ये है कि जिस आप ये कह रहे हैं कि हालात बहुत बुरे हैं, IMF की कंडीशंस हैं, हमको सबको मिनहासिर कौम कुछ कुर्बानी देनी होगी, बड़ी अच्छी बात है। तो आपने तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, 5 लाख कमाने वाले के ऊपर भी 22,500 रुपये टैक्स बढ़ा दिया, 20 लाख कमाने वाले के ऊपर भी 22,500 रुपये टैक्स बढ़ा दिया। तो वहाँ आपने थोड़ा सा नीचे तबके के लोगों को ज़्यादा कुर्बानी करने को कहा, चलें ठीक है। आपने एक्सपोर्टर्स के ऊपर टैक्स लगा दिया, आपने दीगर जगहों पर टैक्स लगा दिया, ठीक है, लेकिन कहीं हमको हुकूमत की तरफ से भी तो कुर्बानी नज़र आए ना। आपने 24% करंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए हैं, मैं उसको निकाल दूं, अगर डेट सर्विसिंग को उसको निकालने के बावजूद भी 24% करंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ाएं। आपने कहीं हुकूमत में तो कहीं कुर्बानी नहीं दी, मुझे वहाँ पे तो कोई सेक्रीफाइस नज़र नहीं आ रही। आपने डेवलपमेंट एक्सपेंसेस बढ़ाए, 1400 अरब रुपए एक रखा है, आपने 100 अरब रुपया एक और रखा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, और 200 अरब रुपया जो है वो गवर्नमेंट ओन कंपनीज खर्च करेंगी। आपने 75 अरब रुपया रख लिए M&As के प्रोजेक्ट्स के लिए। जब आप हार्ट स्टैंड पे टैक्स लगा रहे हैं, आप किताबों पे टैक्स लगा रहे हैं, आप स्टेशनरी पे टैक्स लगा रहे हैं, आप दूध के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, पैकेज मिल्क के ऊपर, इन्फेंट फार्मूला के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, तो फिर आप M&As के प्रोजेक्ट के ऊपर मतलब इसलिए पैसे ले रहे हैं कि आप M&As के प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च करें। सो ये एक तो थोड़ी सी बेहिसी नज़र आती है कि यार अगर कौम सेक्रीफाइस कर रही है तो हुकूमत सेक्रीफाइस क्यों नहीं कर रही है। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि जो मैं हमेशा से कहता था कि आप एग्रीकल्चर और प्रॉपर्टी को टैक्स नेट में प्रॉपर्ली लेकर आएँ, सूबों से बात करें, ये 3 महीने हुकूमत ने ज़ाया किए। मार्च से हुकूमत आई हुई है, अभी हम जून में खड़े हैं, नया IMF का प्रोग्राम है, IMF भी आपको कह रहा था ये किया जाए, तो ये कर लेते 3 महीने में। अब इन्होंने कहा बजट के बाद करेंगे, अब मुझे तो मुश्किल लगता है कि बजट के बाद ये हो, लेकिन चलो उम्मीद करते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मैं समझता हूँ कि इनको लेके करनी चाहिए थी। मगर ये तासुर दे रही है वज़ारत ख़ज़ाना के IMF के मुताबिक बजट आया है, आपने IMF से डील किया है, जी। IMF ने कहा कर दिया क्योंकि हमें अगले प्रोग्राम में जाना है। IMF ने आपसे कहा था मिसाल के तौर पे कि आप 1% ऑफ GDP या उससे ज़्यादा वो दें, प्राइमरी सरप्लस बुक कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो वो बिल्कुल है, प्राइमरी सरप्लस इन्होंने कर दिया, लेकिन IMF ने ये तो नहीं कहा था कि आप 1500 अरब रुपए खर्च करें PSDP पे। IMF ने ये तो नहीं कहा था कि आप 24% से करंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ाएं। आप थोड़े से अखराजात कम कर लेते ना। जब आप स्टेंटों पे टैक्स लगा रहे हैं, जब आप मिल्क पाउडर पे और उस पर टैक्स लगा रहे हैं, तो कहीं आप भी तो सेक्रीफाइस दिखाएं ना। 500-600-800 अरब रुपए आप भी खर्चा कम करते, आपने वो तो कोई वहाँ पे एक पैसा नहीं खर्च हुआ। वो कहते हैं कि पता नहीं असेंबली के खर्चे 70-80% हैं, चले वो 8-8, 10-10 अरब रुपए हैं, लेकिन कम से कम आप ये तो ना कहना कि हम टोन डेफ है कि वी डोंट रियली केयर। जो उस दिन बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सनाउल्लाह ने, कि हमको ये तो दिखाएं कि आप मिडिल क्लास लोगों से सेक्रीफाइस करवा रहे हैं, सेक्सुअलिटेड क्लास से सेक्रीफाइस करवा रहे हैं। आई एम फाइन विद दैट इफ यू आल्सो शोड कि आप भी सेक्रीफाइस करें, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि फिर तो आप ज़्यादती कर रहे हैं। और जो आपने ये जो आप बात की है कि हम अब सूबों से बात करेंगे, नेशनल इकोनॉमिक कमीशन बनाएंगे, तो भाई एक नेशनल फाइनेंस कमीशन है, उसका वो प्राइम मिनिस्टर आते पहले दिन कर देते, आज 3 महीने में ये कर लेते, और जब भी ये होगा
तो SIFC वगैरह को बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। तो अभी से लगा लेते, आपने 1 साल और ज़ाया कर दिया। जब तक आप एग्रीकल्चर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स को सही तरीके से नहीं लेकर आएंगे, ये मसला नहीं सुलझेगा। आप अकबर जई साहब, आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से कि क्या वाकई कुछ रिफॉर्म के आपको इम्कानात नज़र आते हैं जो हुकूमत कह रही है डिजिटाइज करेंगे, नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लेकर आएंगे, या सिर्फ ख्वाब ये दिखा रहे हैं और जो पहले से टैक्स दे रहे हैं बोझ उन पर बढ़ा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ये 2 चीजें जो आपने की चले बेहतर हैं, लेकिन उसके अलावा कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म या कोई बुनियादी तब्दीली की कोई बात नहीं है। टैक्स बढ़ाने की कोशिश की है ज्यादातर उन्हीं लोगों से, जैसे अभी मिफ्ता भी बता रहे थे कि वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन उनकी है, और जो कम आमदनी वाले हैं उन पर टैक्स ज्यादा होगा, इसमें कोई शक नहीं, रिलेटिवली कम होगा। इसमें मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 2-3 चीजें हैं जो बहुत अहम है, बहुत मनफी है। देखिए कि जो रिसर्च करते हैं, जो पढ़ाते हैं, उनको 25% टैक्स में छूट मिला करती थी। जो यूनिवर्सिटीज में हमारे जितने असातिज़ा, हम कहते हैं कि अब तालीम बहुत अहम है, लेकिन उनको वो छूट उनसे ले ली गई है। अब उनको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स, जैसे और लोग देते हैं। मेरा ख्याल है कि एक तरफ अगर हुकूमत या मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतें बात करती हैं कि तालीम को बढ़ाना चाहिए, हम पीछे रह गए, तो ये बहुत मनफी कदम होगा। दूसरा, जैसे एक्सपोर्टर्स की बात बार बार की जाती है कि 1% टैक्स देने से जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं और हमें ज़र मुबादला चाहिए, वो अब नहीं कर पाएंगे। वो कहेंगे 42% शायद तरफ टैक्स होगा, जो मैंने सुना है, जो एक्सपोर्टर्स बता रहे हैं कि जिस तरह से वो बढ़ेगा सारा टैक्स, तो वो कह रहे हैं अब हमें एक्सपोर्ट करने की जरूरत क्या है, हमारी इंसेंटिव्स क्या है। तो हमारे जो पूरा जो खसारा है, करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह, जो हम रेमिटेंसेस के अलावा एक्सपोर्ट्स के थ्रू पूरा कर सकते थे, वो रह जाएगी। इस हुकूमत को जो सबसे अहम आप कहते हैं जिस नहज पे है कि पिछले 12 महीने में मईशत बेहतर हुई है, इस्तेहकाम हुआ है, डॉलर रेट बराबर रहा है, इन्फ्लेशन 28-35 से अब 24 आ गई है, गालिबन और कम होगी, इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। तो ये इसको जाया कर रहे हैं इस मौके को। इन चीजों को सामने रखते हुए मेरा ख्याल है थोड़ा ये खुलकर जरा अग्रेसिव टैक्स करते और बिल्कुल अग्रेसिव बजट लेके आते और बिल्कुल एक्सपेंडिचर कम कर दे। एक्सपेंडिचर कम नहीं करे, वो ये आमदनी बढ़ाने की कोशिश करे। आखिरी पॉइंट इस वक्त ये कि पिछले साल, ये जो साल अभी खत्म हो रहा है, हमारा जो टैक्स FBR का रेवेन्यू है, इसको पूरा करने में बहुत बड़ा किरदार इन्फ्लेशन का है, क्योंकि ये नॉमिनल टर्म्स में होता है, ये रियल टर्म्स में नहीं होता। अगले साल इन्फ्लेशन कम होगा, लेकिन इन्होंने अपना टारगेट और बढ़ा दिया है। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की ये कोशिश कर रहे हैं ये अपना टारगेट भी पूरा कर सकते हैं। आरिफ साहब, सर स्टॉक मार्केट ने तो बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड किया बजट को। उसकी एक वजह यह थी कि उससे पहले स्पेकुलेशन हो गई थी मार्केट में शायद कि कैपिटल गेन 45% तक चला जाए, तो वो हुआ नहीं। नॉन फाइलर्स के लिए हुआ, फाइलर्स के लिए नहीं हुआ। मार्केट में आमतौर पर अब ज़ाहिर फाइलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया, इंटरेस्ट रेट्स भी कम हुए हैं। बट ओवरऑल बजट आपको कैसा लगा, क्योंकि आप इंडस्ट्री से भी वाबस्ता हैं, सिर्फ स्टॉक मार्केट से नहीं? देखिए, बजट की जो मुझे सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी लगी, और स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और स्टॉक मार्केट ने सेलिब्रेट किया, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये बजट IMF की रिक्वायरमेंट से अलाइंड है, जो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने ये क्लेम किया है। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जब भी हमारे साथ जो प्रोग्राम्स निगोशिएट हो रहे होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, देर लगती है उसमें, लेकिन अब जो ये बजट उनका अनाउंस किया है, वो उससे उसकी जो है वो अलाइनमेंट है। और दूसरी बात जो आपने कही कि मार्केट्स में ये र्यूमर्स थी कि जो है वो डिविडेंड टैक्स रेट बढ़ेगा, और डिविडेंड टैक्स रेट बढ़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इस किस्म की बात नहीं थी, वो नहीं आया। तो उसकी वजह से भी जो है वो मार्केट ने उसको जो है सेलिब्रेट किया। और जहाँ तक कि ओवरऑल आई थिंक बजट का ताल्लुक है, उसमें उन्होंने जो नए हेड्स लिए, कोई अबाउट 2 ट्रिलियन रुपीस के, 2000 बिलियन रुपीस के नए टैक्सेस किए हैं। कोई 1400 बिलियन रुपया तो उन्होंने कहा है कि जो है वो इन्फ्लेशन और उसकी वजह से उसमें जो है वो ग्रोथ आएगी। तो उसमें जो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जो नए टैक्सेस लगाए हैं, उसमें तो आई थिंक ये जो पेट्रोलियम के ऊपर जो है उन्होंने एडिशनल प्रोविजन किया, उससे कोई अबाउट वो 600 बिलियन रुपीस के करीब उन्होंने बजट किया है।
फिर ये GST वगैरह की एग्जेम्पशंस उन्होंने जो ख़त्म की और उसमें जो चेंजेस किए हैं उससे कोई 400-450 बिलियन रुपीस का उन्होंने जो है वो बजट किया। फिर दूसरी जगहों पे कुछ जिस तरह ये एक्सपोर्टर्स पे जो है उन्होंने नॉर्मल टैक्स कर दिया। हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक ये जो 1% हुआ करता था ये कोई 15% के करीब जो है वो टैक्स बनता था बिफोर टैक्स प्रॉफिट का। तो अब उन्होंने जब ये 29% कर दिया है और 2% जो है वो उनका विथहोल्डिंग कर दिया है, तो उसका मतलब ये मोर और लेस मुझे लगता है कि जिस तरह वो टर्नओवर पे 1% की जगह 2% उन्होंने इसको जो है वो किया है। अमर, आपने भी जाहिर है आपने लिखा कि गवर्नमेंट का तो दावा है कि हम टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं और इसके अलावा टैक्स टू जीडीपी बढ़ाने की तरफ भी जा रहे हैं, बट आपने भी ये लिखा है कि जो पहले से टैक्स देते हैं उन्हीं पर और ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया है। मगर हुकूमत कह रही है कि जो बजट अनाउंस किया है और जिस तरीके से एफबीआर को हम रिफॉर्म कर रहे हैं, आप देखेंगे कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा नॉन फाइलर रहना। आपको लग रहा है कि ये सिर्फ दावे हैं? बिल्कुल जी, ये सिर्फ दावे हैं। अगर रिफॉर्म की बात करते हैं, जो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस है काफ़ी अरसे से ऑलरेडी चल रहा है। इवन अभी भी सारा डेटा अवेलेबल है जो कि एग्जैक्टली बता सकता है किसके बैंक अकाउंट से कितना कैश निकल रहा है, कितना एंटर हो रहा है, कौन कितना ट्रैवल कर रहा है, किसकी गाड़ी किसके नाम पे है, किसकी ज़मीन किसके नाम पे। ऑल ऑफ द डेटा अवेलेबल। इवन आप जब आप टैक्स फाइल करें कभी तो आपको उसमें नज़र आ जाता है कि आपकी क्या सिचुएशन है। उस डेटा को यूज़ करके एक्चुअली इन्फोर्स करना और टैक्स निकालना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो ये तो ऑलरेडी चीज़ हो गई है, वो पहले लेवल पे हो चुकी है। इन्फोर्समेंट इज एन इशू जो कि अभी तक नहीं हो रहा है। अगर हम देखते हैं नंबर में देखूं, अभी तकरीबन इनकम टैक्स इन्होंने बोला है कि 48% का इंक्रीज होगा, जो कि सिर्फ इनकम टैक्स से होगा। उसमें अगर हम टैक्स एक्सपोर्ट टैक्स को भी एडजस्ट करते हैं तो तकरीबन 20% रियल ग्रोथ चाहिए उस टैक्स को लाने के लिए, इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा साल रहा है जिसमें रियल ग्रोथ जो है टैक्स कलेक्शन में 20% या 5% से भी ज्यादा रही हो। तो ये दिस क्लियरली शोज कि ये आगे इवेंचुअली मिनी बजट की तरफ ये सिचुएशन जाएगी। इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स की जब बात करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में तकरीबन 2.5% इन्होंने पूरी रिटेल वैल्यू चेन पे टैक्स लगाया है, विच इज अ विदहोल्डिंग टैक्स। अब विदहोल्डिंग टैक्स क्या होता है कि जी जिसके ऊपर लगता है वो जेब से दे देता है और प्राइस जो है वो पास ऑन कर देता है। एसेंशियली एक इन्फ्लेशनरी टैक्स बन जाता है। हमने आज तक कोई इवैल्यूएशन ऐसी नहीं करी है कि जितना भी विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट होता है वो कितने लोग एक्चुअली क्लेम करते हैं और उससे क्या कितने फाइलर जो हैं वो सिस्टम में आए हैं। जब तक ये इवैल्यूएशन ही नहीं हुई है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जी ये टैक्स देने वाला वो फाइलर बन जाएगा और फिर प्रॉपर्ली जो है वो अपने टैक्सेस फाइल करना शुरू कर देगा। विदहोल्डिंग टैक्स एसेंशियली मेरे हिसाब से तो इसको एक इनडायरेक्ट टैक्स ही बोलना चाहिए। सब कुछ जगहों पे हम डायरेक्ट टैक्स कंसिडर करते हैं, मगर ये इनडायरेक्ट टैक्स ही हो, ये इन्फ्लेशनरी है क्योंकि गुड्स की प्राइसेस में ये एडजस्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ये पास ऑन हो जाएगा। बहुत सारे और तरीके थे करने के, मगर एक चीज भी जो है नहीं करेगी। वाइडनिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है इस टैक्स प्रपोजल में, सिर्फ और सिर्फ डीपनिंग हुई है सैलरी क्लास के ऊपर, कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर। आई मीन अगर आप बजट स्पीच देखें उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव है इसके कंजम्पशन से सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ जाना है। बजट में आपको कोई शायद ही कोई ऐसा मेजर नजर आए जो कि इन्वेस्टमेंट को एक्चुअली इंकरेज कर रहा है। जब आप विदहोल्डिंग टैक्स इंक्रीज करते हैं, बहुत क्लियर एविडेंस है, उससे कैश जो है इकोनॉमी में करेंसी इन सर्कुलेशन एक्चुअली इंक्रीज हो जाती है। जैसे अभी इन्होंने किया है, जो बैंक से विड्रॉल पे टैक्स लगाया 0.9% उसको कर दिया है। उससे जो कैश मतलब काम कर रहे हैं वो कैश में ही काम करते रहे, कभी कैश को सिस्टम में लेके नहीं आएंगे। तो कैपिटल अक्यूमुलेशन या कैपिटल फॉर्मेशन तो एसेंशियली आप कर ही नहीं रहे, तो इन्वेस्टमेंट कहां से लेकर आएंगे जब कंजम्पशन पे ही ग्रो करना है। और मिस्टर साहब एक बात ये कि जो एक ओपिनियन ये आया था कि बजट में आपने फाइलर को पनिश किया है, नॉन फाइलर को ज़्यादा पनिश किया है, बट नॉन फाइलर पनिश होगा नहीं क्योंकि वो सिस्टम में आएगा नहीं। जैसे एमआरबी कह रहे हैं कि जी आप कर लें विदहोल्डिंग टैक्स, वो फिर कैश में ही रहेगा, वो जाएगा नहीं बैंक में। ज़्यादा बेहतर होता कि आप फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान मुख्तलिफ उसमें एक इंसेंटिव इतना बढ़ा देते फाइलर होने का, चाहे वो आप सफ़र करने पर ट्रैवल टिकट हो, पेमेंट्स हो, क्रेडिट कार्ड के जरिए अगर किसी रेस्टोरेंट में आप पे कर रहे हैं, कि नॉन फाइलर होना लोगों को नुकसानदेह लगने लगता है। यार फाइलर होना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि टैक्स देना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। देखिए ये अमार की बात को शुरू से मैं ज़रा से आगे बढ़ा। अमार की जो पहली वाली बात थी ना कि ये बेसिकली विदहोल्डिंग टैक्स किया है, ये तो आपने खुद ने भी लिखा ना, इससे कॉस्ट बढ़ेगी। इससे मैं आपको लेकिन इसमें एक चीज़ है कि 0.5% तो आपने जो डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स। मैंने जब टैक्स लगाया था तो मैंने कहा था मैं आपको बिजली नहीं दूंगा अगर आप टैक्स नहीं भरेंगे, तो वो उसको मजबूरी थी, वो उसकी कॉस्ट में आ जाता। यहाँ पे ये है कि उसको माल लेने पे है
तो आधा % तो समझ लीजिए सेल टैक्स ही बढ़ गया। उसके बाद जो 2.5% है, तो उसमें ऐसा होगा मेरे ख्याल से कि कई दुकानें जो है ना वो फाइलर बन जाएंगी, चाहे वो नील की फाइलर हो, लेकिन फाइलर बनेगी। तो यू विल सी आई थिंक इन द नेक्स्ट 2-3 मतलब रास्ता ही निकाल लेंगे, नील फाइलर करके रास्ता निकाल लेंगे। मैं एक शख्स है, उनका नाम नहीं लूंगा, आप भी जानते हैं, मैं उससे कहा कि अब तो आपको फाइलर बनना पड़ेगा, सफ़र बहुत करते हैं आप, हज उम्रे पे ही जा सकेंगे। उन्होंने कहा उम्रे पे जाके कहीं और निकल जाएंगे। तो अब अगर इस किस्म के लोगों ने रास्ते निकालने, ये क्यू ब्लॉक वाले जो है ना, ये फाइनेंस के लोग हैं, जादूगर नहीं है, ठीक है, लेकिन मतलब ये इतना ही कर सकते हैं। तो ये मुझे ये दुकानदार मुझे लगता है कि कुछ फाइलर बन जाएंगे, ये मैं मतलब आधे दुकानदार जो हैं शायद फाइलर बन जाएं। दैट्स वन थिंग। जो असल बात है ना वो ये कि आपने 2 कैटेगरीज रखी हुई हैं, एक कैटेगरीज लॉ अबाइडिंग सिटीजन की और एक कैटेगरी नॉन लॉ अबाइडिंग की। तो हमारे पास मिसाल के तौर पर इसकी कैटेगरी तो नहीं है कि मर्डरर्स की एक कैटेगरी है कि जो मर्डरर है अगर वो जा रहा है तो उससे 20,000 रुपये ज़्यादा टैक्स ले लो। आपने ये रखा है कि यार अगर आप पाकिस्तान के कानून नहीं मानते कोई बात नहीं, आप गाड़ी खरीदेंगे थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स दे दें। हमको ये सोचना चाहिए कि 3 साल में या 2 साल में इसको ख़त्म कर दें। तो पहले साल में ये होना चाहिए कि भाई अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप गाड़ी घर नहीं खरीद सकते, दूसरे साल में अगर आप नॉन फाइलर हैं तो मसलन और चीज़ें नहीं कर सकते, और तीसरे फाइल के अंदर आप ना पासपोर्ट दें, ना क्रेडिट कार्ड दें, ना कुछ भी दें। तो उसके बाद फिर इज़ नो कैटेगरी, उसके बाद चौथे साल में आप जेल में जाएंगे। सो ये तो लेकर आना पड़ेगा, इसको फाइनेंशियल इंसेंटिव एक वक्त पे ख़त्म करने पड़ेंगे। सो आई थिंक ये करना होगा। लेकिन अगेन द थिंग इज़, देखिए मैं आपको, बिकॉज आई हैव बीन देयर, मुझे पता है कि IMF का कितना प्रेशर होता है, प्राइम मिनिस्टर का भी बड़ा प्रेशर होता है कि नहीं टैक्स कम करो, खर्चे बढ़ाओ, दूसरी जगहों से प्रेशर होता है। सो इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये सच्ची बात है कि इसमें अगर ये 500-700 अरब रुपए हुकूमत के अखराजात कम कर सकते थे आराम से, वो 500-700 अरब रुपए कम अगर हुकूमत के अखराजात कम करते तो ये सैलरी वालों के ऊपर इतना बोझ नहीं डालना पड़ता। आप IMF को जाके कह सकते थे कि देखो हम अखराजात कम करें। लेकिन अगर आपने कहीं पर भी खर्चे पे हाथ नहीं रोका, कहीं पर भी नहीं रोका, कि आपने सारे शौक पूरे कर लिए कि 1400 अरब रुपए आपने PSDP पे भी दे दिया, आपने पब्लिक पार्टनरशिप करनी थी, आपने कहा चलो 100 अरब रुपए उधर भी दे दो, आपने कहा चलो ये इसके भी 5 अरब रुपए दे दो, इसके भी 1700 अरब रुपए तो आप बिजली के सेक्टर को दे रहे हैं। सो द थिंग इसके मतलब विच इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी जिसकी वजह से आपको देने पड़ रहे। सो ये फंसे हुए भी थे, लेकिन कहीं तो थोड़ा सा दिखा देना कि यार प्राइम मिनिस्टर भी बोलता है कि मैं भी बेल्ट टाइटनिंग करूंगा। अब आवाम की बेल्ट टाइटनिंग कर रहे हैं तो अपनी बेल्ट भी टाइटनिंग करें ना। आप अवैध साहब, आप समझते हैं कि ये जो दावा है कि जी नॉन फाइलर अब ये टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस तरफ हम जा रहे हैं? ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने दावा किया कि नॉन फाइलर की इस्तेलाह नहीं होगी, अब ये खत्म होना पड़ेगा कि आप लेट फाइल करें, नॉन फाइलर रहें। लेट इसलिए फाइल करें कि प्रॉपर्टी ले ली और उसके बाद आगे बढ़ गए। ये बजट ऐसा है कि नॉन फाइलर वाकई हर हाल में फंसे और हर हाल में पकड़ा जाए, ऐसा नहीं है? नहीं, बड़ी अजीब बात है। सेंटिमेंट सही है, तरीका गलत है और ये नाकाम हो जाए। बिल्कुल सबको फाइल करना चाहिए, नॉन फाइलर जैसी टर्म ही नहीं होनी चाहिए। अब मसला ये है कि पाकिस्तानी 1 मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़ के हर साल जा रहे हैं। हमारी रिमिटेंसेस जो पिछले महीने आई थी इतनी ज्यादा आई है कि कभी भी माजी में नहीं आई, और इस साल आप देखिएगा 33, 34, 35 बिलियन तक चली जाएंगी, 34 बिलियन तक चली जाएंगी। और ये सारे वो लोग हैं जो गल्फ स्टेट्स में और दूसरे जगहों पे काम करते हैं। क्या इनको भी आप रोकेंगे? नामुमकिन है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मांगेंगे, आप इनसे कहेंगे कि फाइलर बने, ये कहेंगे हम यहाँ कमाते नहीं, हम बाहर कमाते। इतनी कंफ्यूजन होगी, ये नामुमकिन सी चीज है। हमारे जैसे मुल्क में ये नहीं हो सकता इस वक्त। क्या औरतें जो इतना ट्रैवल करती हैं उनको रोकेंगे? वो फाइलर नहीं होती, उनकी इनकम नहीं होती, तो उनसे कहेंगे कि वो क्या? तो ये नॉनसेंसिकल है। मैंने जैसे कहा सेंटिमेंट अच्छा है, आइडिया अच्छा है, हर एक शख्स को फाइलर होना चाहिए, चाहे कि 0 इनकम दिखाए या करोड़ अरब इनकम दिखाए। ये नॉन फाइलर जैसी मेरे ख्याल से पिस्ता ने या शाहिद खाकान अब्बासी ने या किसी ने यही कहा था कि ये वाहिद मुल्क होगा जहां एक इस्तिलाह है कि अच्छा आप फाइलर हैं, आप नॉन फाइलर हैं, लेकिन आप बच गए, आपको हम कुछ नहीं करेंगे, आप कोशिश करेंगे आपको पकड़ने की, लेकिन हमें पता है आप हमसे 2 कदम आगे। ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये इस्तिलाह रहेगी और इसको और तरीके होंगे लाने के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि गाड़ियां खरीदना बेचना कोई मुश्किल काम नहीं है। जहाँ इनफॉर्मल सेक्टर, जहाँ कैश इकोनॉमी इतनी चलती है, ठीक है, हमारे सही कह रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर की तरफ और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल कैश की तरफ लोग गए हैं, लेकिन उसके बावजूद डेटा अवेलेबल है, उसका कर क्या रहे? तो ये ऐसे ही है, ये फालतू बातें, ऐसे कुछ होने वाला नहीं। और आरिफ साहब, आप क्या कहिएगा कि जो ज़ाहिर 13% टैक्स टू GDP एक एम्बिशियस टारगेट है, मगर वो इस तरीके से कि जी हम नए जो है वो टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, इमीडिएट इम्पैक्ट तो यही है कि जो पहले से टैक्स देते थे वो दे रहे हैं, उन्हें और ज़्यादा टैक्स लगेगा, मगर ये 1 साल में ये मुमकिन हो पाएगा जो दावे किए जा रहे हैं?
आई थिंक ये जो उन्होंने ज़ाहिर एडिशनल टैक्सेस लगाए हैं और उससे वो कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक मैंने आपको भी सुना था और मैं खुद भी ये समझता हूँ कि हमारा जो फेडरल का जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो इतना बुरा नहीं है। ये जो इंडिया की और सब कंपैरिजन करते हैं उसमें तो वो प्रोविंसेस भी शामिल होते हैं, हमारी प्रोविंसेस का कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो उसकी वजह से जो है वो ये लग रहा है कि भाई हमारा ये रेट जो है वो और ज्यादा, क्योंकि और फिर हमारा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है वो ना होना और वो कोई 20-22% के करीब हमारा जीडीपी का जो है वो उसका हिस्सा है। तो ये जो टैक्सेस को जो है वो बढ़ाना बाय इंक्रीजिंग दी टैक्स रेट्स जो है वो मैं समझता हूँ इतना अच्छा आइडिया नहीं है। ये बढ़ाना चाहिए रेवेन्यू ज्यादा अपना एक्टिविटी बढ़ा के, क्योंकि हमारे यहाँ ये आपने देखा कि पिछले दिनों एलसीज वगैरह पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन थी और वो एलसीज की रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से जो है वो बहुत हमने देखा कि कस्टम्स से रेवेन्यूज हमारे इम्पेक्ट हुए। तो अगर हमारी में इतनी सकत आ जाए कि हम जो है वो अपनी ये इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को जो है खत्म कर सके, ज़ाहिर उसके लिए हमको रेमिटेंसेस के बढ़ाने के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने पर काम करना पड़ेगा, हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पे जो है वो काम करना पड़ेगा। फिर हमारे यहाँ मुख्तलिफ जो है फॉरेन करेंसी फाइनेंसिंग के एवेन्यूज को बढ़ाने के लिए जो है वो काम करना पड़ेगा। दूसरी जगहों पे हम नंबर्स देखते रहे हैं कि उनके भी जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो तो जो है वो प्रेशर में ज़्यादा, इसको हम ये कहें कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो उनके बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन इनके ये दूसरे जो एवेन्यूज जिसकी मैंने बात की कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है और एक्सेस टू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट है, उससे उनके मामला जो है वो अच्छे सीधे रहते हैं। तो हमें इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को विन करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। हमारा ये नहीं है कि पाकिस्तान में जो है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा परसेप्शन इंटरनेशनली बहुत नेगेटिव है। नो डाउट उसमें कुछ हकीकत भी है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या जो है वो हालात हमारे ज़्यादा ख़राब रहे। फिर हमारे अपने गवर्नमेंट के फाइनेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो वीक होने की वजह से हमारा रिस्क प्रीमियम भी ज़्यादा होता है और लोग पाकिस्तान के साथ एसोसिएटेड रहने में जो है वो ज़्यादा रिस्क फील करते हैं। तो उसको हमें ग्रेजुअली जो है वो अपने आप की स्टैंडिंग को बेहतर करना होगा। और आई थिंक उसका एक अभी इमीडिएट रास्ता तो ये है कि हम IMF के साथ ये नया प्रोग्राम विन करें, और विन करेंगे तो उसमें आई बिलीव कि कुछ हम उसके जो है वो पॉजिटिव डिविडेंड्स हमें मिलना शुरू होंगे मेरी नज़र में। अब आप बताइएगा कि मिस्टर इस्माइल साहब तो जाहिर है जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब भी ये बात करते थे कि NFC के बाद जो सूबे हैं वो बरी जिम्मा ही हो गए हैं, उन्हें पैसे मिल जाते हैं, वो टैक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करते। आप भी लिखते रहे हैं और इस हवाले से बात करते रहे हैं, इंडिया की मिसाल आप भी देते रहे हैं, मिस्टर इस्माइल साहब भी देते हैं। अब मिस्टर इस्माइल साहब क्रिटिकल ये बात कर रहे हैं कि जी आपने अभी भी इंटेंशन ही शो की है कि बात करेंगे प्रोविंसेस से, कर लेते 3 महीने अभी थे आपके पास, SIFC का प्लेटफॉर्म मौजूद था कि प्रोविंसेस कितना बड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे। इंडिया में अगर 6% सूबों का या रियासतों का कंट्रीब्यूशन है टैक्स में, तो पाकिस्तान का तो 1% है मुश्किल से, हालांकि NFC के थ्रू बहुत सारे पैसे ले जाते हैं। आप ख्याल में ये भी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है या कम से कम एक आगाज है जो नजर आता है कम से कम स्टेटमेंट की हद तक? देखिए ये तो सरासर एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, फिर उसके बाद मैं वो कनेक्ट करूंगा कि हाउ ब्रोकन कितना है सिस्टम। अभी जो है मेरे घर से कुछ लोग गए हुए शॉपिंग करने के लिए, जो कराची का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, उसमें एक जेवरात की दुकान है। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही बैंक से ट्रांसफर लेंगे। उन्होंने बोला सिर्फ और सिर्फ कैश पेमेंट होगी। मैं एक और बात उसमें ऐड कर दूं, क्योंकि मेरा भी रिसेंट एक्सपीरियंस है, सिर्फ कैश ही नहीं, वो कहते हैं अगर आप कैश भी दे रहे हैं तो चेक भी कैश के ब्रोकिंग चेक होंगे 4-5, हम एक चेक में पैसे नहीं लेंगे। तो ऐसे बेतहाशा दुकानें, सिर्फ कराची शहर की बात कर रहा हूँ और कहीं जाने की जरूरत नहीं, बेतहाशा दुकानें गूगल मैप्स खोलेंगे मैं आपको अपने 1000 दुकानें पॉइंट आउट कर दूंगा जहां पे ये हो रहा है, और बड़ा खुला हो रहा है। शादी की इंडस्ट्री है, वो मैंने एस्टिमेट किया था कोई 150 अरब रुपए की इंडस्ट्री है साल की। 95% आई वुड से पेमेंट उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश पे होती हैं।
ठीक है, तो ये चीजें जब सामने हो रही हैं, फिर उसके आप दूसरे बंदे से बोलते हो कि यार आप टैक्स दो, तो सरासर ये नाइंसाफी हो जाती है। फिर आप इसमें प्रोविंस कर लें, ये कर लें, ये डिस्ट्रीब्यूट कर लें, कुछ भी कर लें, ये चीज नाइंसाफी हो जाती है। हाँ, मैं उस बात से अग्री करता हूं कि अगर सूबों पे लेट से ज्यादा प्रेशर आएगा बोथ ऑन द कॉस्ट साइड और रेवेन्यू साइड, तो हो सकता है फिर ये चीजें जो हैं उसमें कवर होना शुरू हो। ठीक है, एक मैं मिसाल देता हूं एक्सपेंसेस की, मैं रेवेन्यू की बात नहीं करता, मैं एक्सपेंसेस पे आता हूं। फॉर एग्जांपल, जो हमारे यहाँ बिजली का सिचुएशन है, पूरी बिजली में हमारे यहाँ यूनिफॉर्म टैक्स लगा हुआ है, अब सॉरी यूनिफॉर्म टैरिफ है। अब यूनिफॉर्म टैरिफ की वजह से बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो कि बेताशा लॉसेस भी करती हैं। जो लॉसेस करने वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनका जो लॉस है वो या तो सब्सिडी से कवर होता है या उन कस्टमर से कवर होता है जो कि ज्यादा टैरिफ देते हैं। अगर ये प्रोविंस, क्योंकि दिस इज फेडरल और लॉ एनफोर्समेंट जो प्रोविंशियल हो जाएगी, तो प्रोविंशियल डज नॉट हैव एनी स्किन इन द गेम कि हाँ यार अगर वो बिल नहीं रिकवर होते तो नॉट माय प्रॉब्लम। उसकी एक्सपेंस एलोकेशन अगर प्रोविंसेस पे जाएगी, अगर एनएफसी में उसकी एडजस्टमेंट होगी कि जी इस प्रोविंस के इतने बिजली के लॉसेस आ रहे हैं, वो चीज एडजस्ट होकर मिलेगी, सडनली उनकी फिर एक स्किन आएगी। ये एक्सपेंस साइड पे होगा। सेम फॉर द रेवेन्यू साइड एज वेल। अभी तो इट्स बेसिकली फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स डिफरेंट। अगर आप देखें ना, फेडरल का बजट जो आता है, इट्स अ वेरी टाइट कंस्ट्रेंट बजट। बहुत सारे जो है ना तंबीरें बांधते हैं कि जी ये तो बड़ा मसला, बड़े हालात खराब है। प्रोविंशियल बजट देखें, इट्स अ लार्जेस्ट, मतलब दुनिया जहां की चीजें उसमें बट रही होती हैं। कोई फ्री सोलर पैनल बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। सो वो वाइब जो है, जो सेंटिमेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है जैसे कोई दूसरे मुल्क में है जहां पे वो चीज बजट बन रही है। सो बोथ ऑन रेवेन्यू साइड और एक्सपेंस साइड, आई जस्ट फील के जहां जहां फेडरल इज टेकिंग मोर ऑफ एक्सपेंसेस, वो एडजस्टमेंट होनी चाहिए। और रेवेन्यू साइड पे बेताशा मौके हैं जो कि प्रोविंसेस कर सकते हैं। सबसे बड़ा उनमें जो है प्रॉपर्टी टैक्स है। पाकिस्तान, वो आगे मैं पिछली दफा प्रोग्राम में बात करी थी कि पुणे की मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि पुणे जितना सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करता है, पूरा पंजाब कलेक्ट नहीं करता है। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे तो बेताशा खाली प्लॉट पड़े हैं, उन पे आप टैक्स लगाएं। वो तो अगर प्रोविंस का काम है, प्रोविंस के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है, कोई ड्राइव ही नहीं है कलेक्ट करने की, बिकॉज उनको जो है एक चीज मिल जाती है। सो इट नीड्स टू वर्क ऑन बोथ साइड्स, रेवेन्यू पे भी, एक्सपेंस पे भी।